पोदार साहब प्लीज आप मुझे बताइए, एक तो जेंजी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, और वैसे भी जो चीजें ट्रेंड होती है ना, उसको अगर नेता राजनेता अपने संबोधन में उतार देते हैं तो लगता है कि हम जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कनेक्ट करने के चक्कर में जो दूसरा नेगेटिव मैसेज जा रहा है वो नुकसान नहीं करेगा क्या, या आपका क्या इस पर एनालिसिस है, प्लीज मुझे बताइए। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी की जो वॉर रूम है, यानी कि उनकी जो नीतियां या उनके जो ट्वीट करने वाले हैं या उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसके ऊपर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आज की बहस के अंदर दो पहलू निकल करके आ रहे हैं। हाँ। एक पहलू तो यह कि क्या राहुल गांधी जी यहां इस देश के अंदर गृह युद्ध चाहते हैं, या राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है कि भाई वो देशद्रोही है, वो अर्बन नक्सली है, वो चाइना के एजेंट है, तो कहने का तात्पर्य एक विषय तो वो है जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। क्योंकि राहुल गांधी जी उतने ही देशभक्त हैं जितने देशभक्त रोहित जी हैं, जितने देशभक्त महेश वर्मा जी हैं, राहुल गांधी जी शायद उससे ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। हाँ। तो दूसरा पहलू यह है कि राजनीति के अंदर एक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है, और परसेप्शन और नैरेटिव ये गढ़ा जाता है, और इसके अंदर आप अगर अपने प्रतिद्वंदी को अवसर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके और आपके रणनीतिकारों की चूक मानी जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर देखिए, आप कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, सबसे पहले तो 90 के दशक के बाद में अगर आप सिलसिलेवार तरीके देखेंगे तो सबसे पहले तो इनको राम विरोधी, इनको हिंदू विरोधी, इनको हिंदू खिलाफ पार्टी के हिसाब से इनके ऊपर नैरेटिव चस्पा किया गया, और इनके जो रणनीतिकार थे उन्होंने सहज ही उस नैरेटिव को चस्पा होने दिया। क्यों? उसके बाद में धीरे धीरे करके भारत माता की जय, वंदे मातरम, या यूं कहें कि सेना के ऊपर कुछ बयानों को निकाल करके एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि जैसे राहुल गांधी जी भारत की सेना के खिलाफ है, राहुल गांधी जी भारत के खिलाफ है। समझ गए मेरी बात को? आज कहीं ना कहीं एक और नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये देश के अंदर गृह युद्ध चाहते हैं, ये सोर्स के एजेंट है, ये फलाना है, ये चाइना के एजेंट है। मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं पोदार साहब आप ही बोलिए ना दो चीजें। एक तो आपने कह दिया कि रोहित पोखरियाल भी देशभक्त है, राहुल गांधी उनसे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए ना, आप चले गए 90s में, मैं आज की बात कर रहा हूं। अभी भी तो सैम अंकल हैं, सैम पित्रोदा जी हैं, राहुल गांधी के गुरु भी, कांग्रेस के बहुत सीनियर मोस्ट चेहरे भी, उनका बयान आज वापस से बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे घर जैसा लगता है, कुछ बदलाव मुझे नजर ही नहीं आता। देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी के जो सबसे बड़े हितैषी बन रहे हैं वो मेरे हिसाब से कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि अगर आपको किसी को तबाह करना है तो उसके साथ दोस्ती करके आप उसको गलत दिशा में डाल दीजिए। आप अपने आप को आपकी दुश्मनी। राहुल गांधी गलत दिशा में, जो बात अधूरी, राहुल गांधी गलत दिशा में है क्या? देखिए निश्चित रूप से उनके जो सलाहकार मंडली है कहीं ना कहीं वो उनको भ्रमित कर रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और अभी जो मेरी एक बात अधूरी थी उसको पूरी हो जाने दीजिए, जल्दी कीजिए सर, जल्दी। 30 सेकंड। आप देखिए कि कभी तो भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन राहुल गांधी जी को पप्पू घोषित करने का प्रयास करते हैं कि तो पप्पू है, इनको तो बोलने की भी अकल नहीं है, और कभी इनको इतना बड़ा मास्टरमाइंड घोषित कर देते हैं कि सोरोस के साथ मिलकर के इतना बड़ी षड्यंत्र रच रहे हैं भारत को बर्बाद खंड खंड करने का। अरे यार, एक आदमी या तो पप्पू है, अगर पप्पू है तो वो इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकता है? मैं एक बात बोल दूं पोदार साहब, एक चीज बोल दूं, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दे दूं। अमूमन क्या है, कई बार पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं ना तो उनके ऊपर भी तबका लग दिया जाता है इसी शो में। पोदार साहब मेरे पास है एक रिएक्शन, मुझे पोदार साहब से भी चाहिए। पोदार साहब प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तस्वीरें आई हैं, वीडियो पोस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये चुनावी रणनीति आपको राजनीतिक रणनीति ज्यादा लग रही है कि वार्निंग ज्यादा लग रही है? प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। देखिए रोहित जी, मेरा यह मानना है कि नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका की हम बात करें, हमारी स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। रही बात जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, अभी देखिए मैं जैसे पूर्व में बोल रहा था, और कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ पैनल में है वो शायद मेरी बात उनको अप्रिय लगी होगी, मेरे से असहमति दिखा रहे थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं रोहित जी
कि राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, राजनीति में आप ये समझ लीजिए परसेप्शन चलता है। हाँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, 2014 से पहले आपने देखा होगा एक अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान खचाखच भर गया और एक ऐसा आरोप लगा कि 2 लाख करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 4 लाख करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला, वो फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला, एक उसके ऊपर परसेप्शन चस्पा कर दिया गया कि कांग्रेस तो है घोटालेबाज। ठीक है। जबकि आज 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और जो नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाने वाले थे वो पार्टी सत्ता में है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं है उन घोटालों के ऊपर। तो या तो वो पहले गलत थे या वो आज गलत है कि भाई उन्होंने, इसका मतलब घोटालों को इन्होंने अनदेखा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति के अंदर नैरेटिव, आपका तात्पर्य मैं समझ गया, नैरेटिव मैसेजिंग, लेकिन ये मैसेज क्या जा रहा है मैं तो वो पूछ रहा हूं। आप बहुत अच्छी बात, आपने अभी अन्ना हजारे का जिक्र किया, उस वक्त मुझे भी याद है, मैं भी गया था अपने दोस्तों के साथ, रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था और 80 to 85% युवा ही थे। आज जिनको हम जेंजी कह रहे हैं, आज से उस वक्त 10, 12, 15 साल पहले वो युवा ही था, वो जेंजी उस वक्त वर्ड नहीं था, लेकिन वो भी जनरेशन कुछ रही होगी। लेकिन हमने तो एक बस भी नहीं रोकी थी तब। आज जेंजी का वो मुद्दा चल रहा है, बीजेपी कह रही है बार बार नेपाल 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 दिखा के प्रोवोक कर रहे हैं। मैं उस पर पूछा हूं आज आपसे, वो मैसेजिंग कितना जा रहा है, वो नैरेटिव कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई साहब, मैं आपको यही कहने लगा था कि अगर आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं। कि जिस तरीके के ट्वीट करवाए जा रहे हैं राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल से, कहीं ना कहीं ये इनको अर्बन नक्सल अब आगे ये नैरेटिव चस्पा करने का पूरा प्रयास है। और जो पार्टी, जो इकोसिस्टम अगर हिंदुस्तान के अंदर 15 मिनट के अंदर पूरे देश के अंदर गणेश जी को दूध पिलवा दे, आप ये सोचिए राहुल गांधी जी उसके सामने क्या बेचते हैं। तो आप उनको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको सोच समझ करके सामने वाले की कुशल क्षमता, सामने वाले की कमजोरियों को मूल्यांकन करके आपको लड़ना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना कि सामने वाला तो लड़ रहा है बारूद और बम से और आप लड़ रहे हैं लकड़ी और पत्थर से, तो आप कहीं ना कहीं वहां पे मार खा के निकलेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल एक बात मैं आपको बता रहा हूं रोहित जी, कल जिस तरीके से परसों रात को प्रेस समाचार आ गया था कि सुबह 10 बजे राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंदिरा भवन के अंदर ऑडिटोरियम में, तो हम भी उस चीज के लिए बड़े उत्सुक हो गए थे कि भाई कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। उसके बाद में 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया। 10 बजे के पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ कि सीट की पेटी बांध लीजिए। यानी कि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, उस टाइम जो सीट बेल्ट बांधा जाता है। और उसके बाद में किस बात के ऊपर यह ट्वीट किया गया? अब लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि सीट की पेटी नीचे उतरते टाइम भी बांधी जाती है, तो क्या कांग्रेस अब नीचे उतर रही है? ठीक है, आपका बड़ा मैसेज आ गया।